Okay, so starting with the idiomatic phrases and idioms. ये basically an idiom is a phrase or expression that typically presents a figurative non-literal meaning. Non-literal meanings क्या होते हैं जिनका मतलब उनके words से नहीं निकलता है. Like कई meanings होते हैं हम जो directly उनके words में से ले लेते हैं, लेकिन इसमें ये words का मतलब बिल्कुल opposite निकलता है. A group of words established by usage as having a meaning non-deductible from those of the individual words. इसका मतलब है जिस तरह एग्जाम्पल है ओवर द मून, सी द लाइट, इनका जो लिटरली मीनिंग निकल रहा है अगर हम डायरेक्टली वर्ड्स के थ्रू देखें, ओवर द मून मतलब मून के ऊपर, सी द लाइट मतलब लाइट को देखो, लेकिन इनका मतलब ये नहीं होता, ये फ्रेजेस होते हैं. इनका मतलब जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और इनका लिटरल मीनिंग जो निकलता है वो अलग होता है. ओके, सो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मीनिंग इनका लिटरल मीनिंग अलग होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी सम एग्जाम्पल्स एंड ये आपको कुछ लर्न भी करने पड़ेंगे जस्ट टू सी दैट. कुछ कॉमन जो इडियम्स हम यूज़ करते हैं वही लर्न करने पड़ेंगे. ऐसे बहुत सारे इडियम्स होते हैं बस यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट कॉमन इडियम्स. तो फर्स्ट वन इज अबव बोर्ड. इसका मतलब होता है विदाउट एनी सीक्रेट. सो इसकी यूजेज हम किस तरह कर सकते हैं सेंटेंसेस में. एवरीथिंग दैट महात्मा गांधी डिड वॉज ओपन एंड अबव बोर्ड. मतलब जो महात्मा गांधी ने जो कुछ किया वो सब कुछ बिना किसी सीक्रेट के किया, बिना किसी सीक्रेसी के किया, सब कुछ बताकर किया. सो अबव बोर्ड का मतलब होता है कि बिना किसी सीक्रेट के. देन वी हैव अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, मतलब काफ़ी बार, वेरी ऑफन. इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं. His parents told him again and again to work hard, but he did not listen to them. उसके पेरेंट्स ने उसे मेहनत करने के लिए बार बार कहा, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी. सो अगेन एंड अगेन मतलब बार बार उसको कहा. सो जब हम इसको इन सेंटेंस यूज़ करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली अगेन एंड अगेन ही यूज़ करेंगे. जो भी इडियम्स के वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, और लेकिन उनके मतलब अलग निकलते हैं. Then we have the third sentence, bag and baggage with full luggage, मतलब पूरे सामान के साथ. उसका यूजेज किस तरह हो सकती है. He was thrown out with the bag and baggage from the hotel. मतलब उसे उसके पूरे सामान के साथ होटल से बाहर फेंक दिया गया, होटल से बाहर निकाल दिया गया. तो इसमें बैग एंड बैगेज का मतलब है कि पूरा आपका सामान, बैगेज पूरा लगेज. सो जितना भी सामान था उसको वो सारा सामान लेके होटल से बाहर निकाल दिया. देन वी हैव फोर्थ, बॉसम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड. इंटीमेट फ्रेंड होता है, जैसे अभी यहाँ पे इसका यूजेज देखो किस तरह है. दीपक इज माई बॉसम फ्रेंड. ओके, सो इसमें द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, इसको हम बॉसम भी कह सकते हैं. लाइक रेदर देन राइटिंग इट एज दीपक इज माई इंटीमेट फ्रेंड, उसको हम एज ए बॉसम फ्रेंड लिख देते हैं. तो लेकिन उसका मतलब सेम ही निकलता है, लेकिन हम उसको एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं, एज अ इडियम यूज़ करते हैं. देन वी हैव ब्रेक डाउन, टू फेल मतलब हार जाना. इसकी यूसेज किस तरह हो सकती है. प्रीति ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच. मतलब प्रीति अपनी स्पीच के बीच में ही फेल हो गई, मतलब या तो वो अड़ गई या तो वो उसको भूल गया. सो उसको हम ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन लिखने के बजाय टू फेल लिखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग सम फ्रेजेस कि वो सेंटेंस को और डेकोरेट करें. अब ब्रेक डाउन था विच कन्वर्टेड इनटू ब्रोक डाउन, सो वी हैव टू चेंज देयर लाइक प्रॉपर फॉर्म ऑफ लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंसेस. अब हमने ब्रेक से ब्रोक कर दिया, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है. सो वी हैव कन्वर्टेड ब्रेक टू ब्रोक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. देन वी हैव टू ब्रेक विद, क्वारल विद मतलब किसी के साथ लड़ना, लड़ाई हो जाना. देयर इज़ नो रीज़न टू ब्रेक विद माई फ्रेंड. इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड से लड़ूँ. मैं अपने फ्रेंड से लड़ने के लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है. सो इट्स द वर्ड इज़ टू ब्रेक विद, एंड उसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्वारल विद, उसका मतलब है लड़ना किसी के साथ. सो वो बोल रहा है कि कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ लड़ूँ. देन वी हैव टू ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स मतलब एकदम से ज़ोर के साथ किसी के घर के अंदर अगर कोई घुस जाते हैं. जैसे इसका यूजेज देखो, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट. जो वो चोर थे एकदम से मेरे घर के अंदर आ गए
पिछली रात को। सो इसमें ये क्या है, टू ब्रेक इनटू, मतलब किसी के घर के अंदर या किसी भी चीज़ में एकदम से एंटर करना बाय फोर्स। सो जो बर्गलर्स थे, जो थीव्स थे, वो एकदम से रात को घर में आ गए। Then we have a bed of roses, an easy and comfortable situation. मतलब a bed of roses का मतलब है कि कुछ comfortable, कुछ easy situation। जिस तरह हम बोलते हैं कि life is not a bed of roses, मतलब ज़िंदगी इतनी easy नहीं है, इतनी comfortable नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसकी यूजेज क्या है, लाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि एक आर्मी ऑफिसर की ज़िंदगी, एक आर्मी पर्सन की ज़िंदगी इतनी कंफर्टेबल या इजी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। देन वी हैव, अब इसमें आप देख सकते हो ईडियम से कुछ कुछ मतलब उनके वर्ड से पता लग रहा है। जिस तरह हम बोल रहे हैं अ बेड ऑफ रोजेस, इसको अगर हम इसका मीनिंग लेके चलें, इसका मतलब है कि कुछ कंफर्टेबल सा, कुछ इजी सा, कुछ अच्छा सा। सो उसी अकॉर्डिंगली हम कई बार उसके मतलब को समझ सकते हैं। जिस तरह पहले था यहाँ पे अंदर like bag and baggage, so we can understand कि it's something related to the luggage, with full luggage, तो it means कुछ baggage के regarding, कुछ सामान के regarding है। again and again we all know इसका मतलब ही वही है कि बार बार, very often। so some idioms are like that also, but कुछ idioms होते हैं जिनका मतलब बिल्कुल different निकलता है। to be in bad books of, अब to be in bad books मतलब किसी की बुरी छवि, जैसे out of favor, मतलब किसी मदद नहीं करना। सो इसका अगर हम यूज़ करते हैं, ही इज़ इन बैड बुक्स ऑफ हिज फर्म मैनेजर, मतलब मैनेजर के सामने उसकी इमेज बहुत बुरी है, तो वो अपनी मैनेजर की बैड बुक्स में है। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास, हम किसी को समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो मैनेजर की बैड बुक्स पे है, मैनेजर उसको पसंद नहीं करता है, तो मैनेजर उसकी कोई मदद नहीं करता है, सो आउट ऑफ फेवर। देन वी हैव ब्रिंग अप, टू रेयर, इसके यूज़ है प्रीति ब्रिंग्स अप टू ऑर्फन एज हर ओन सन, मतलब जिस तरह वो बोल रहा है कि प्रीति ने एक अनाथ बच्चे को अपने बेटे की तरह बड़ा किया। सो ब्रिंग अप, हम बोलते हैं कि आवर पेरेंट्स ब्रिंग अप, मतलब हमारे पेरेंट्स हमें पालकर बड़ा करते हैं। सो इट्स द सेम एज कि प्रीति ने ऑर्फन से, अनाथ आश्रम से एक बच्चा लेके अपने बेटे की तरह उसको पाला। देन वी हैव 11th एग्जाम्पल, बैड ब्लड, एनमिटी, इसका यूज़ किया, देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन आई एंड माई ब्रदर। एनमिटी होता है कि एक दुश्मनी, बैड ब्लड मतलब कोई दुश्मनी होना। सो वो बोल रहे हैं कि मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। सो देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन आई एंड माई ब्रदर। देन वी हैव कॉल इन या सेंड फॉर, मतलब हम बोलते हैं कि कॉल इन डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। सो कॉल इन का मतलब है कि हम डायरेक्टली डॉक्टर को जल्दी जल्दी बुला रहे हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर का भी हम बोलते हैं। सो इट मीन्स मैसेज भिजवाओ डॉक्टर को कि वो जल्दी यहाँ पर आए। 13th सेंटेंस इज कॉल अप, रिकलेक्ट, इसका यूज इस तरह होता है, ड्यू टू सीरियस इंसिडेंट महेश कुड नॉट कॉल अप हिज एड्रेस। एक सीरियस इंसिडेंट, एक सीरियस रीज़न के कारण, एक एक्सीडेंट में भी, एक इंसिडेंट, एक सिचुएशन के कारण वो अपने घर पर, अपने एड्रेस पर नहीं जा पाया, कुड नॉट कॉल अप हिज एड्रेस, वो अपना दिमाग में वो अपना एड्रेस रिकॉल नहीं कर पा रहा था। हम बोलते हैं ना कि रिकॉल दिस थिंग, मतलब अपने दिमाग में वो चीज़ दोबारा घुमाओ। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर महेश टू रिकॉल दैट थिंग। कॉल ऑन, टू गो फॉर अ शॉर्ट विजिट, मतलब एक छोटी विजिट के लिए, एक छोटे टाइम के लिए कहीं पे जाना, कम टाइम के लिए। आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड ऑन नेक्स्ट मंडे, मतलब कि वो, मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा अगले मंडे को। सो इट्स फॉर अ शॉर्ट विजिट, वो अपने फ्रेंड को मिलने जा रहा है। सो कॉल ऑन, इसीलिए हम कॉल ऑन को यूज़ करते हैं जब हम कहीं पे किसी विजिट के लिए जा रहे हैं, किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं छोटे टाइम के लिए। सो आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड ऑन नेक्स्ट मंडे, दिस इज़ हाउ इट्स यूज्ड। देन वी हैव बैकअप, सपोर्ट, अब जिस तरह हमारे पास फ़ोन में बैकअप्स होते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट, कि हाँ ठीक है, अगर बाय चांस इफ समथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम द फोन, देन बैकअप्स हेल्प अस। सो दैट इज़ वाई इसका हम यूज़ कर रहे हैं, आई विल बैकअप माई फ्रेंड, मतलब आई विल सपोर्ट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड का साथ खड़ा रहूँगा, मैं अपने फ्रेंड की मदद करूँगा। So it's like that कि अगर if by chance in any situation his friend feels like he's not having proper, he's not given help from anyone, so backup, that person is saying that I'll support my friend at that time. So cast away, wrecked, this ship was cast away in Indian Ocean, मतलब ये
कास्ट अवे का मतलब होता है कि जैसे काइंड ऑफ हम इसको अगर पर्सन के लिए कभी यूज़ करते हैं तो इट्स काइंड मर जाना, तो लेकिन इसको हम शिप के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रोकन, टूट गई, डूब गई. सो वी आर सेइंग दैट दिस शिप वाज कास्ट अवे इन इंडियन ओशन में शिप डूब गई. बाय एंड बाय, आफ्टर एन इंटरवल, एक टाइम पीरियड के बाद. इंटरवल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. सो प्रिंसिपल विजिट्स क्लासेस बाय एंड बाय, मतलब जो प्रिंसिपल है वो बार बार क्लासेस में आती है या आता है बार बार, मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के बाद, जैसे हफ्ते के बाद टीचर रिविजिट करती है. एट होम इन, फेमिलियर विद. तो एट होम विद, फेमिलियर विद, इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं? ही इज़ एट होम इन केमिस्ट्री, मतलब हम किसी के साथ बोलते हैं कि इसके साथ हम इसको जानते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, या फिर ये पर्सन को मैथ्स की बहुत नॉलेज है, पर्सन को इंग्लिश की बहुत नॉलेज है. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ कि दैट पर्सन इज़ फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो एट होम हिम, इसका मतलब इसको हम यूज़ कर रहे हैं ही इज़ एट होम इन केमिस्ट्री, मतलब वो केमिस्ट्री के साथ वो पर्सन फेमिलियर है, उसे वो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, उसे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है. फर्दर वी हैव डन फॉर, इसका मतलब होता है ruin, बर्बाद. आई एम डन फॉर, मतलब मैं बर्बाद हो चुका हूँ. सो दिस वे वी यूज इट. अब डन फॉर का अगर हम नॉर्मली मतलब निकालें तो वी से दैट या काम हो गया, बट व्हेन वी यूज इट एज अ ईडियम, एज अ फ्रेज, इट मीन्स बर्बाद. सो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, आई एम डन फॉर. कम बाय, टू गेट, इसका यूज़ किस तरह है? हाउ डिड ही कम बाय सो मच मनी, मतलब उसको इतने पैसे कहाँ से मिल गए. सो कम बाय इसका मतलब है टू गेट. अब इसको अगर हम लिटरली मीनिंग इसका देखें कि कम बाय मतलब आना, लेकिन when we'll use it as a idiom or a phrase, we'll use it as how did he come by so much money, उसको इतने पैसे कहाँ से मिल गए. come off, take place, इसको हम यूज़ करेंगे द फंक्शंस विल कम ऑफ ऑन नेक्स्ट संडे, मतलब नेक्स्ट संडे पे वो फंक्शन होगा. इट विल टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट संडे. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड कम ऑफ इन द सेंटेंस. क्राई आउट अगेंस्ट, इसका मतलब है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, किसी के अगेंस्ट बोलना. सो इसका यूज़ है द पुअर मैन क्राइड आउट अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो जो पर्सन था जिसके साथ इनजस्टिस हुआ वो उसके लिए बोला, उसके लिए उसने आवाज़ उठाई. सो क्राई आउट अगेंस्ट, इट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट. गेट अवे, टू एस्केप, मतलब भाग जाना. द थीफ गेट्स अवे विद द गोल्डन चेन, जो थीफ है वो सोने की चेन लेके भाग गया. तो गेट अवे मतलब भाग जाना, टू एस्केप. गिव ऑफ, इमिट, द फायर गेव ऑफ अ डेंस स्मोक, मतलब इमिट का मतलब होता है निकालना, काइंड ऑफ जब आग लगती है तो धुआं निकलता है. सो इट्स लाइक दैट ओनली कि जो फायर है उसने एक बहुत स्मोक निकाली, उसने बहुत धुआं निकाला, इमिट किया. तो अब गिव ऑफ का मतलब है कि निकालना, उसका मतलब इमिट. अब इसमें लिटरली मीनिंग इसका वही निकल रहा है. सो दैट इज वाई इट्स ईजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस थिंग. फायर गिव ऑफ डेंस स्मोक. अब हमने गिव ऑफ से गिव ऑफ कर दिया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. हमें ये भी ध्यान में रखना है कि किस तरह यूज़ करना है. अब गेट अवे से हमने गेट्स अवे कर दिया, द थीफ गेट्स अवे. So you have to see to this thing when you have to change it like that. Capital punishment, death penalty. Capital punishment should be given to murderers and terrorists. तो अब डेथ पेनल्टी होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है कि किसी को मौत की सज़ा दे देना. तो अब यहाँ पे लिखा है कि मौत की सज़ा मिलनी चाहिए किसको? मर्डरर्स को और टेररिस्ट को, जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनको. सो इट्स डेथ पेनल्टी. फर्दर वी हैव कॉर्पोरल पनिशमेंट, बीटिंग, बॉडीली पनिशमेंट, मतलब किसी को मारना, किसी के लाइक शरीर पे घाव देना, किसी को उनकी बॉडी पार्ट्स पे मारना. जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन बाय टीचर टू अ स्टूडेंट. अब जिस तरह ये लिखा गया है कि जैसे एक टीचर को एक स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए, लाइक कोई टीचर्स थप्पड़ मार देते हैं, सो दैट इज़ नॉट वैलिड, वो टीचर्स को नहीं करना चाहिए. फर्दर वी हैव अ डॉग्स लाइफ, वेरी मिजरेबल लाइफ. अब इस इडियम को एक तरह एक सोच के बनाया गया कि एक कुत्ते की ज़िंदगी बहुत मिजरेबल होती है, बहुत बुरी काइंड ऑफ होती है, कि लाइक ही इज़ अ स्ट्रीट डॉग, तो ही इज़ लाइक रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर सर्चिंग फॉर फूड. सो वी जस्ट डिनोटेड एज वेरी मिजरेबल लाइफ. तो इसका यूज़ किस तरह हम कर सकते हैं कि पुअर पीपल लिविंग इन ग्रेट सिटीज़ आर लीडिंग अ डॉग्स लाइफ. जो मतलब गरीब इंसान हैं, गरीब लोग हैं जो बड़ी बड़े शहरों में जो रह रहे हैं, वो एक
कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि फॉर देम टू सर्वाइव इन अ ग्रेट सिटी, इन अ बिग सिटी इज़ रियली डिफिकल्ट. They have to search for food every day. Hard and fast. Definite. There is no hard and fast rule for getting success in life. इसका मतलब है कि या कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई प्रॉपर एक रूल नहीं है कि आप ज़िंदगी में किस तरह सक्सेस ले सकते हो. इसके पीछे कोई पक्का रूल नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है. ये आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है. तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर रूल कि आप ये फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. So there is no hard and fast rule. There is no definite rule for getting success in life. Then we have hard nut to crack, a difficult problem to solve. इसका हम किस तरह यूज़ करते हैं कि the problem of casteism is a hard nut to crack. मतलब आजकल जो कास्ट की प्रॉब्लम होती है कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं कास्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि बहुत डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने के लिए. इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो दे आर काइंड ऑफ अ हार्ड नट टू क्रैक. उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इन्स एंड आउट्स, ऑल डिटेल्स एंड सीक्रेट्स. इन्स एंड आउट्स होते हैं कि हर किसी चीज़ के सारी डिटेल्स, किसी चीज़ के सारे सीक्रेट्स. सो इसको जब हम इसे यूज़ करते हैं, ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज बिजनेस. उसे अपने बिजनेस के सारे डिटेल्स, सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है. फॉल आउट, टू क्वेरल, मतलब लड़ना. अब हमने एक लड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी किया था, एक और इडियम किया था जिसमें हम टू क्वेरल बोल रहे हैं, जिसमें हम ब्रेकअप. सी, टू ब्रेक विथ, क्वेरल विथ, मतलब लड़ना. अब हमारे पास एक और है, यस, वी हैव फॉल आउट, टू क्वेल, मतलब लड़ना. यूज़, इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम सेंटेंसेस में. टू ब्रदर्स हैव फॉलन आउट ऑन अ पेटी मैटर, कि दो भाई एक छोटी सी बात पे, मतलब एक छोटी सी बात पे लड़ पड़े. सो दैट्स ऑल. सो पेटी मैटर मतलब एक छोटी सी बात, उस पे फॉलन आउट, दे फाइट. ओके, सो दे क्वारल ऑन अ पेटी मैटर, दे क्वारल ऑन अ वेरी शॉर्ट टॉपिक. सो अब यहाँ पे तो फॉल आउट इज द वर्ड, इसको हमने फॉलन आउट यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. सो फॉल आउट को हमने टू क्वेरल यूज़ करना है, तो किस तरह करेंगे, जैसे हमने किसी की लड़ाई के बारे में बताना है. सो टू ब्रदर्स हैव फॉलन आउट, दो भाई लड़ पड़े एक छोटी से टॉपिक पे, एक छोटी सी बात पे. टू गो इनटू, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट. टू गो इनटू, इसको हम अगर लिटरली मीनिंग इसका देखें कि किसी चीज़ के अंदर जाना, किसी चीज़ की तह तक जाना. सो एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट मतलब उस चीज़ की तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करना, उस चीज़ के बारे में एग्जामिन करना. जो पुलिस ऑफिसर है उसने प्रॉमिस किया टू गो इनटू द केस. पुलिस ऑफिसर प्रॉमिस टू गो इनटू द केस. जो पुलिस ऑफिसर है उसने प्रॉमिस किया कि मैं इस केस को पूरा एग्जामिन करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा, इस केस को पूरा अच्छे से, इस केस के अंदर जाऊँगा. So basically examining and investigating the case. So to go into. Then we have to lay down, surrender. अब to lay down को अगर हम literally meaning देखें, इसका मतलब है कि लेट जाना, but it's not like that. इसका मतलब in reality क्या है, जब हम इसको as idiom use करते हैं, it's like surrender, मतलब surrender कर देना, हाथ खड़े कर देना. So dacoits lay down under the pressure of police. जो भी बुरे लोग होते हैं वो प्रेशर के, पुलिस के प्रेशर के अंडर आके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं. तो टू ले डाउन, इसका मतलब इसमें ये होता है इडियम्स में कि सरेंडर कर देना, ना कि लेट जाना. सो dacoits lay down under the pressure of police, पुलिस के प्रेशर के अंदर आके थीव्स भी, कोई भी बुरे लोग जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं. पुट आउट, इन extinguish. अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर सुना है. सो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, फायर को बुझाते हैं. फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर इन 2 hours, मतलब फायर ब्रिगेड ने फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया 2 घंटों के अंदर अंदर. सो पुट आउट का मतलब है एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश हम बेसिकली फायर को बुझाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ये वाला एक्सटिंग्विश. पुट अप, टॉलरेट. I cannot put with her indecent behavior. I cannot put with her indecent behavior, मतलब मैं उसके इस तरह के बिहेवियर के साथ टॉलरेट नहीं कर सकता, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना. सो पुट अप, आई कैनॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका ये इस तरह का बिहेवियर, उसका ये बुरा बिहेवियर. ले बाय,
सेव फॉर फ्यूचर नीड्स, मतलब हम अपने आगे की नीड्स, आगे की ज़रूरतों के लिए किसी चीज़ को सेव कर रहे हैं। जब इसका यूज़ किस तरह हो सकता है, माई फादर लेज बाय अ पार्ट ऑफ हिज इनकम, जो मेरे पापा हैं वो अपनी इनकम से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट सेव करते हैं। सो इट्स ले बाय मतलब कुछ फ्यूचर नीड्स के लिए सेव करना। इसको आप बाकी सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ले बाय को डायरेक्टली सिर्फ इसी सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट सेविंग समथिंग फॉर फ्यूचर नीड्स उसमें हम डायरेक्टली ले बाय यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, मतलब किसी की परवाह करना, किसी की चिंता करना। इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपरली, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पूरी अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ या करती हूँ। सो इसको हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक लुकिंग आफ्टर देम। हम बोलते हैं कि आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, आई एम लुकिंग आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो उसका मतलब ये होता है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ। अब लुकिंग आफ्टर का अगर हम डायरेक्टली लिटरली मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग आता है कि देखना, कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ मतलब उनकी परवाह करना। सो आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपरली, मैं उनकी रखवाली, उनकी चिंता, उनकी टेक केयर अच्छे से करता हूँ। देन वी हैव टू एंड फ्रो, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। जब आप इसको रीड करते हो टू एंड फ्रो को, सो इससे ही आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया हो जाएगा कि कुछ आगे पीछे। सो टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स का मतलब आगे, बैकवर्ड्स का मतलब पीछे। सो जब आप इसको रीड करते हो टू एंड फ्रो को, तो आपको कहीं ना कहीं ये लिटरली मीनिंग समझ आ जाता है कि इट्स समथिंग लाइक फ्रंट एंड बैक। ओके, तो फ्रो से हम फ्रंट का याद रख सकते हैं, टू जस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम, ही वॉक्ड टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे चला, ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड व्हाट टू डू। सो अब इसमें देखो, हम अगर बोल रहे हैं कि ही वॉक टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या है, वो आगे पीछे चला। बट when we connected with another word, another line, trying to make up his mind what to do, तो इसका मतलब है कि वो लाइक लिटरली आगे पीछे नहीं चल रहा है, उसका दिमाग आगे पीछे चल रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं। सो जब हम सोचते हैं कि अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम दो चीज़ें कर रहे हैं, या तो करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। सो वी आर मूविंग टू एंड फ्रो, कि मतलब हम करना चाहिए से नहीं करना चाहिए तक मूव कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, वी आर मूविंग टू एंड फ्रो। देन वी हैव ले वेस्ट, रावेज। इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं, ही लेड वेस्ट द एनिमीज कंट्री, ही लेड वेस्ट द एनिमीज कंट्री, मतलब दुश्मनों की सिटी के साथ ही लेड वेस्ट है। अब ले का हमने लेड कर दिया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। तो हमने दुश्मनी चीज़ को शो करने के लिए उसको उसके वजह ही के साथ हमने लेड यूज़ कर दिया, एंड वेस्ट का वेस्ट ही रहता है। जब हम ले वेस्ट से उसको लेड वेस्ट कर देते हैं तो उसका मीनिंग नहीं बदलता, उसका मतलब वही रहता है। ओके, सो देयर इज़ नो इशू विद दैट कि अगर हम इसको डायरेक्टली उसका मतलब चेंज कर रहे हैं, हमें ईडियम्स में चीज़ करनी पड़ती है। अब रैवेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रॉपरली डैमेज कर देना। जैसे हम बोलते हैं कि इस तूफान ने पूरे कंट्री को डैमेज कर दिया, रैवेज कर दिया। सो इसमें क्या लिखा है कि उसने दुश्मनों की कंट्री को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। एक्सटेंसिव डैमेज के लिए हम रैवेज वर्ड यूज़ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ हो, डिस्ट्रक्शंस हुई हो, उसके लिए। हार्ट एंड सोल इन ऑल सिंसेरिटी, मतलब ये अगर हम बोलते हैं कि मैं ये काम पूरे अपने दिल और दिमाग से करूँगा, सो इट्स लाइक दिल और आत्मा। तो दिल एंड दिमाग ये उसी तरह होता है जब हिंदी में बोलते हैं कि ये काम मैं पूरा अपने दिल एंड दिमाग से करूँगा। इन ऑल सिंसेरिटी मतलब पूरे अच्छे से, अपने मन से, पूरी सिंसेरिटी के साथ मैं ये काम करूँगा। इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं, अंजलि डिवोटेड टू हर स्टडीज़ हार्ट एंड सोल, मतलब अंजलि जो है वो अपनी स्टडीज़ के अच्छे से स्टडीज़ कर रही है, अपनी स्टडीज़ के साथ डिवोटेड है पूरी सिंसेरिटी के साथ। अ हिमालयन ब्लंडर, अ सीरियस मिस्टेक। हिमालयन ब्लंडर क्या होता है, जैसे हिमालय कितना बड़ा है, राइट। जब हम बात कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में, किसी बहुत बड़ी
प्रॉब्लम के बारे में, तो किसी एक सीरियस मिस्टेक के बारे में जब हम बात करें तो हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, अ हिमालयन ब्लंडर। इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं? आर लीडर्स कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर इन ट्रस्टिंग द एश्योरेंसेस ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने क्या कमिट किया? एक बड़ी मिस्टेक कमिट की, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पाकिस्तान को, उनके दिए हुए वादों को ट्रस्ट कर लिया हमारे लीडर्स ने, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक सीरियस मिस्टेक कमिट करी, उन्होंने एक हिमालयन ब्लंडर कमिट किया। देन वी हैव इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम मतलब एकदम से। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है कि एकदम से, जैसे 2-3 मिनट रह गए थे तो वो पर्सन ने वो काम उन 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है बिल्कुल टाइम से पहले, लाइक 2-3 मिनट के पहले पहले। इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं? महेंद्र रीच द एयरपोर्ट इन द निक ऑफ टाइम, मतलब महेंद्रा बिल्कुल एकदम से टाइम पे पहुंचा, जैसे 2-3 मिनट के दायरे पे एकदम से टाइम पे वो एयरपोर्ट पहुंच गया, जस्ट इन टाइम। सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड, इसका मतलब क्या होता है? इसको जब हम यूज़ करते हैं, आई विल सेट ऑफ फॉर मुंबई अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, मैं मुंबई के लिए निकल जाऊंगा कब? मंडे की सुबह बिल्कुल अर्ली टाइम पे। सो सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड, मैं निकल जाऊंगा मतलब मैं मुंबई जाने के लिए शुरू कर दूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। सो इट्स सेट ऑफ मतलब स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से जाना। Then we have in full swing, very active. The election campaign is now in full swing. मतलब जब हम यूज़ करते हैं पूरी एक्टिवनेस के लिए, कोई कैंपेन या कोई इवेंट बहुत एक्टिवली चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा होता है, जब सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, देन वी यूज़ इट एज इन फुल स्विंग, वेरी एक्टिव। जब स्कूल्स में फेयरवेल्स होती हैं तो वो बहुत एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एक्टिवनेस के साथ, एक पूरी स्विंग के साथ ये सारा काम चल रहा होता है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी इवेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। टूथ एंड नेल विद ऑल पावर, इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं? वुमेन शुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, मतलब टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि जो वुमेन हैं उनको अपने राइट्स के लिए, जो उनके हक हैं, उन सब के लिए पूरी पार के साथ लड़ना चाहिए, उनको फाइट करना चाहिए अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए पूरी पार के साथ। तो वी यूज टूथ एंड नेल। अब अगर इसका हम लिटरली मीनिंग देखें तो उसका मतलब क्या होता है? टूथ का मतलब टीथ, एंड नेल का मतलब क्या है? जो हमारे हाथों के नेल्स होते हैं। सो अब इसका मतलब क्या है कि टूथ और नेल, अगर हम इसका दूसरा मीनिंग निकालें, मतलब आप बोलो, वो वुमेन को बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़ुबान भी यूज़ करो और अपने हाथ भी यूज़ करो। सो मतलब पूरी बॉडी यूज़ करके, आप पूरे एफर्ट्स यूज़ करके, पूरी पार के साथ, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे जो स्मॉलेस्ट कह सकते हैं जो अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, नेल्स, टीथ, टूथ, ये सब कुछ। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप इन दोनों को यूज़ करो, मतलब एक एक अपनी बॉडी का पार्ट, अपने एफर्ट्स यूज़ करो, एक छोटा छोटा एफर्ट लगा कर भी अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ो। तो दैट्स ऑल हाउ वी कैन यूज़ idioms. We have discussed around 45 idioms in the first session.